हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जो कि एम लक्ष्मीकांत सर के द्वारा लिखी गई है। इसके सारे चैप्टर्स हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की, भारत के संविधान बनने की, भारत की पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ डिसाइड करने की जो एक गतिविधि थी कैसे शुरू हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको हम अच्छे से आज एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और एक भी पॉइंट आपका इस चैप्टर से मिस ना हो और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एंड न्यू चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले शुरुआत जो होती है इस चैप्टर की वो होती है ब्रिटिशर्स से। जैसे कि हमें पता था मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो चुका था, उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए। उनके साथ में और भी कंटेम्प्रेरीज थे जो इस देश में आए थे, लेकिन जो मेजर रोल था वो प्ले किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स से कैसे आज़ादी मिली, कैसे हमारा संविधान रचा गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है इंडिया में 1600 में, और ये एज ट्रेडर्स आए थे। ये नहीं था कि ये हमें स्लेव बनाने या किसी और इंटेंशन से आए थे, ये सिर्फ एज अ ट्रेडर्स आए थे, ट्रेड करने के लिए हमारे इस भारत देश में आए थे। और इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस नाम से इन्होंने इस इंडिया में एंट्री ली थी और एलिजाबेथ द्वारा इनको एक चार्टर ग्रांट किया गया था जिसके अंदर ये इंडिया के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी तक इनके पास सिर्फ ट्रेडिंग के फंक्शंस थे, लेकिन 1765 में इन्होंने दीवानी ले ली। अब दीवानी क्या होती है? दीवानी होती है रेवेन्यू और सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की जितने भी रेवेन्यू थे, यानी कि टैक्सेस वगैरह जो भी लिया जाता था, वहाँ का सिविल जस्टिस, उसके ऊपर सारे जो अधिकार थे वो इन्होंने ले लिए, ब्रिटिशर्स ने। In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, British Crown assumed direct responsibility for governance of India and continued till 15 August 1947. 1858 में इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटनी, मतलब जब सिपॉय म्यूटनी हुआ, इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी आपने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके मेन हीरो मंगल पांडे थे। उन्होंने एक छोटा सा स्ट्रगल किया, वो छोटा सा नहीं कह सकते हैं, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था जिसने भारत को आज़ाद कराने की एक नींव रखी। उनके द्वारा एक विद्रोह किया गया था, वो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब उन्होंने देखा कि इंडियंस के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया है, तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में गवर्नेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर लेंगे। अभी तक जो हमारे ऊपर राज कर रही थी ट्रेडिंग में वो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बट नाउ ब्रिटिशर्स ने वहाँ जो क्राउन था उसने वो राइट्स कंपनी से ले लिए और उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, और वो कंटिन्यू किया जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तक। आफ्टर इंडिपेंडेंस, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फेल्ट, सो अ कॉन्स्टिट्यूंट assembly was formed for this purpose in 1946 and constitution came into being 26 January 1950. इंडिपेंडेंस के बाद में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जो कि 1946 में बनाई गई थी, यानी कि एक पूरी लोगों का ग्रुप बनाया गया जिसे हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 में। Certain events in British rule that laid down legal framework for organization and functioning of governance and administration in British India, which greatly influenced our constitution. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई ब्रिटिश रूल में जिन्होंने हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, हमारे यहाँ पर गवर्नेंस कैसी होगी वो तैयार किया, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा ब्रिटिश इंडिया में वो तैयार किया, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस किया था। तो हमारी दो मेजर इवेंट हेडिंग्स आते हैं यहाँ से। हमारा ये तो सिर्फ एक प्रीव्यू था चैप्टर का। अब जो मेन चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से है, दैट इज़ 2 मेजर इवेंट हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले द कंपनी रूल। कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला, यानी कि जो जहाँ यहाँ पर राज था वो कंपनी नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रही थी। ब्रिटिश क्राउन का उसमें कोई लेना देना नहीं था, जैसे वो चाह रही थी वैसे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग वो चल रही थी। दूसरी तरफ 1858 में,
यानी कि 1857 का जो इवेंट हुआ था उसको देखने के बाद में 1858 से लेकर 1947 तक जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नेंस करने की इंडिया में, वो संभाली थी क्राउन ने, यानी कि ब्रिटिश मोनार्क जो वहाँ पर थे, ब्रिटिश उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। यहाँ पर 1773 से लेकर 1858 तक बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे एक्ट थे। इन सबको हम, फर्स्ट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1853। ये सारे जितने भी एक्ट्स थे वो आते हैं द कंपनी रूल, यानी कि 1773 से 1858 के रूल के अकॉर्डिंग, जो कि उस समय राज करने वाली थी कंपनी। नाउ जब क्राउन आया उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए। तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम बहुत अच्छे से मॉडल मिल्टो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में, जब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। और सबसे लास्ट में रहता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिस समय हमारा देश तो कंपनी रूल का जो सबसे पहला एक्ट था उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ EIC इन इंडिया। व्हाट इज EIC? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, जिसके थ्रू उसने EIC के जितने भी अफेयर्स थे उसको अपने कंट्रोल में किया, अपने अकॉर्डिंगली उसको रेगुलेट किया। ये पहला स्टेप था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ EIC इन इंडिया। Recognize the political and administrative functions of company, laid foundation of central administration in India। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पहला स्टेप था, इसी ने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स जितने भी थे कंपनी के उसको हैंडल किया और नींव रखी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ द एक्ट, इसके जो फीचर्स थे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी तो इस एक्ट में इतना खास कुछ नहीं था। सबसे पहले इसका जो फीचर था वो था डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक जो बंगाल था उसके अंदर गवर्नर होता था, लेकिन अब जो गवर्नर था बंगाल का उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये चेंज किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कौन से एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो इट वाज द एक्ट विच इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स टू एसिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया जिसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह देते हैं, जो किसको असिस्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और पहले जो गवर्नर जनरल थे, अभी तक जितने भी बंगाल में बनते थे उन्हें हम गवर्नर कहते थे, लेकिन पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अभी हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। इस एक्ट का जो थर्ड फीचर था वो क्या था, मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे थे, लेकिन अब क्या किया गया कि वो किसके अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, उनको किसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब वो पहले की तरह आज़ाद नहीं थे, ठीक है, अब वो अलग अलग नहीं थे, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते थे। इस एक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। कलकत्ता में 1774 में किसकी नींव रखी गई, सुप्रीम कोर्ट की। उसके अंदर किस किस को डाला गया, 1 चीफ जस्टिस, जिसके अंदर 1 चीफ जस्टिस थे और 3 उनके साथ अदर जजेस थे। अब नेक्स्ट था इसका फीचर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स। इसने कंपनी के जितने भी वर्कर्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिटेड यानी कि उन पर रोक लगा दी कि वो अपनी कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी से रिश्वत ले सकते हैं। इट स्ट्रेंथेंड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, वो रिपोर्ट करेगी किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किसके बारे में, रेवेन्यू के बारे में, सिविल अफेयर्स के बारे में, मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो भी इंडिया में हो रहे हैं। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट ऑफ कंपनी रूल जो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
इट वॉज ओनली पास टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यानी कि जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थीं उनको सही करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे? पहला, it exempted Governor General and Council from jurisdiction of Supreme Court for acts done by them in official capacity। यानी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और काउंसिल को क्वेश्चन नहीं कर सकता है अगर कोई भी वो एक्शन लेते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर। एंड द अदर फीचर वाज इट एग्जेम्प्टेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम jurisdiction फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। जो भी वो काम कर रहे थे ऑफिशियल एक्शंस के थ्रू, मतलब ऑफिशियल एक्शंस क्या होते हैं कि जो भी वो काम ऑफिशियली कर रहे थे तो उनको भी जुरिस्डिक्शन, उनको भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन किसको? कंपनी के सर्वेंट्स को। ठीक है, गवर्नर जनरल और काउंसिल ये भी किसकी थी? सीधी सी बात है, जितने भी लोग थे वो कंपनी के थे। इधर भी जितने भी सर्वेंट्स थे वो भी कंपनी के थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उनको कहीं ना कहीं उनकी पावर्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा था, उन्हें और ज़्यादा पावर्स दी जा रही थी। ये कुछ खामियां जो उन्हें 1773 के एक्ट में लगी वो उन्होंने यहाँ पर सही की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। थर्ड फीचर ऑफ दिस एक्ट वॉज it excluded revenue matters and arising in collection of revenue from jurisdiction of SC। यहाँ क्या था? जो भी रेवेन्यू के मैटर्स थे, जो भी पैसे से रिलेटेड या जितना भी रेवेन्यू मैटर्स थे या उनमें जो बढ़ोतरी होती थी उनको सब किस चीज़ से बाहर रखा गया? सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस चीज़ को भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि रेवेन्यू मैटर्स में वो कहीं भी उनका इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही कलेक्शन में इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो, वो जो चल रहा है वो सारी चीज़ें उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। लेट डाउन अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। लेट डाउन अपील्स, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स क्या होते हैं? जो भी स्टेट वाइज कोर्ट्स होते थे, जैसे कि मद्रास का हो गया, बंगाल का हो गया, बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया, कि जो इनमें कोर्ट्स होते हैं उन्हें हम प्रोविंशियल कोर्ट्स कहते हैं। प्रोविंशियल का मतलब होता है एक स्टेट, एक राज्य। उनके अंदर जो अपील्स थी उनको हम गवर्नर जनरल तक तो ले जा सकते हैं काउंसिल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। ठीक है, इट एम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और काउंसिल्स थे उनके लिए जो रेगुलेशंस बनाने का जो अधिकार दिया गया वो किसे दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स, हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। मतलब हिंदूज को जो सज़ा मिलेगी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि सबके लिए समांतर हो, जी नहीं। हिंदूज़ को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिम्स को किसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा? मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर। नाउ द थर्ड एक्ट विच वॉज पास ड्यूरिंग कंपनी रूल वॉज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका पहला जो फीचर था वो था इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को अलग रखा गया और कमर्शियल जो उनके फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स अलग से संभाले जाएंगे और कमर्शियल जितने भी अफेयर्स थे उनको अलग से संभाला जाएगा। अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। अभी पीछे ही हमने एक्ट में पढ़ा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको क्या किया गया था कि उनको रेवेन्यू से रिलेटेड, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, इनको रिपोर्ट देने का काम किया था। इस एक्ट में उनके लिए एक और चीज़ बढ़ा दी गई कि अब वो किसको मैनेज करेंगे? कमर्शियल अफेयर्स को। फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स फॉर्म्ड न्यू बॉडी। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन एक चीज़ बची थी जो क्या थी? पॉलिटिकल अफेयर्स। कमर्शियल अफेयर्स कौन संभालेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल अफेयर्स कौन संभालेगा? एक नई बॉडी बनाई गई, यानी कि एक नई ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट किया गया जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और इसने क्या एस्टेब्लिश किया? अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। It empowered Board of Control to supervise and direct all operations of civil and military government और revenue of British possessions in India। इंडिया में ब्रिटिश की जितनी भी पोजीशंस थी उनके रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, उन चीज़ों को कंट्रोल करना, सारे ऑपरेशन सिविल हो मिलिट्री हो, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का जितनी पावर्स थी वो किसको दी गई? बोर्ड ऑफ
कंट्रोल को, यानी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो क्या कंट्रोल कर रहे थे, कमर्शियल अफेयर्स, और जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक न्यू बॉडी फॉर्म की गई थी इस एक्ट के द्वारा। दिस वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट। इंफॉर्मेशन और फीचर्स। इस एक्ट के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इस एक्ट को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन दो रीजंस हैं जिस एक्ट की वजह इस रीज़न की वजह से कि इस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला रीज़न है, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशंस। अभी तक जो भी कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में उन्हें कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उनको एक नाम दे दिया गया, ब्रिटिश पोजीशंस। ठीक है। British government was given supreme control over companies' affairs and its administration in India. ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दे दिया गया, किस चीज़ का, कंपनी के अफेयर्स को हैंडल करने का, और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इंडिया में जितना भी शासन जैसा चल रहा था उस सब का कंट्रोल किसको दे दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ तक ये पावरफुल बनते आ रहे थे, लेकिन इस एक्ट में ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्ट विच इज़ कॉल्ड एक्ट ऑफ 1786। जो एक्ट ऑफ 1786 था उसके अंदर क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे, उन्होंने 2 डिमांड्स रखी। ठीक है, ही प्लेस 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ही उन्होंने ये डिमांड रखी। सो फर्स्ट डिमांड वाज ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। उन्होंने क्या कहा कि कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पर उन्हें अपने काउंसिल का डिसीजन हटाना पड़े और अपने अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़े, तो उनको ऐसी पावर चाहिए थी। व्हाट वाज ही आस्क्ड फॉर? ही आस्क्ड फॉर दैट ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज ओन काउंसिल इन स्पेशल केसेस। और दूसरी जो उनकी डिमांड थी वो थी ही वुड ऑल्सो बी अ कमांडर इन चीफ। उनको गवर्नर जनरल के साथ साथ में क्या बनाया जाना चाहिए, कमांडर इन चीफ। ये एक्ट सिर्फ इस चीज़ के बारे में था। जो जितना भी एक्ट था ये सारा एक्ट था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड्स रखी थी किसके सामने, इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, कि उनको ये 2 चीज़ स्पेशल चाहिए कि वो काउंसिल का जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकें। दूसरा, गवर्नर जनरल के साथ साथ में उन्हें किसकी और पोस्ट चाहिए, कमांडर इन चीफ भी उन्हें बना देना चाहिए। नाउ एक्सप्लेनिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या थे। इट एक्सटेंडेड ओवरराइडिंग पावर गिवन टू कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस ने क्या मांगा था कि वो अपनी ही काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। वो जो राइट था वो तब तक कॉर्नवालिस को दिया गया था, लेकिन अब वो जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल्स बनेंगे या गवर्नर्स बनेंगे प्रेसिडेंसीज के, उन सबको दिया जाएगा। ये सारी पावर उन सबको भी दी जाएगी। ठीक है, गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दी गई, और ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया, किसका, सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास का। एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। क्या किया गया कि कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। प्रोवाइडेड कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज अपॉइंटेड। क्या कहा गया कि कमांडर इन चीफ को मेंबर नहीं माना जाएगा, किसका, गवर्नर जनरल्स काउंसिल का। गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे अपॉइंट ना किया जाए। एंड द 5th फीचर वॉज इट लेड डाउन दैट मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जितने भी मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और जितना भी उसका स्टाफ है उसको किसके द्वारा पे किया जाएगा, उसको सैलरी किससे दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से। जो भी इंडियन का रेवेन्यू है सारी चीज़ें उसी से दी जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट एक्ट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1830। abolished trade monopoly of company in India, that is Indian trade zone open to all British merchants। मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में किया गया था कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बढ़ा दी गई थी, यानी कि कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, वो 20 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दी थी। इसके अंदर क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया उस चीज़ को, यानी कि अब जो इंडियन ट्रेड है वो सभी ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दी गई। जो भी ब्रिटिश मर्चेंट या व्यापारी यहाँ आकर ट्रेड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। बट कंटिन्यूड मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। लेकिन जो कंपनी की मोनोपोली थी वो 2 चीज़ पर तभी भी रखी गई। किस चीज़ पर, एक तो चाय पर, टी पर, दूसरा चाइना में ट्रेड करने के लिए। ठीक है,
चाइना में सिर्फ कंपनी ही रूल कर सकती है या ट्रेड कर सकती है और नहीं। ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंड कुड पनिश देम फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। और क्या इस एक्ट ने किया कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में वो क्या कर सकती है, व्यक्तियों पर, लोगों पर टैक्स लगा सकती है, साथ ही साथ उन्हें पनिश भी कर सकती है अगर वो टैक्सेस वो पे नहीं कर पाते हैं। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग पीपल। दूसरा क्या किया इस एक्ट ने, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस एक्ट ने अलाउ किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज, जो भी क्रिश्चियन के मिशनरीज होते हैं, जो भी इस धर्म को बढ़ाने के लिए आगे मिशनरीज को रखा जाता है, वो आ सकते हैं भारत में। किस पर्पज़ से, लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए, इस चीज़ के बारे में ज्ञान देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म को फॉलो करने के लिए। इस एक्ट ने उस चीज़ को राइज किया था, उस चीज़ को अलाउ किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आएँ और लोगों को एनलाइटन करें, यानी कि उन लोगों को उस चीज़ के बारे में ज्ञान दें, उन लोगों को उस चीज़ को ज्वाइन कर लेके और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। ये सारी चीज़ें इस एक्ट के द्वारा की गई। प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी इंडिया में ब्रिटिश की टेरिटरीज थी या जो भी जिस पर भी ब्रिटिश का कंट्रोल था, उन सारी चीज़ों में किसको स्प्रेड किया जाए, किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, वो था वेस्टर्न एजुकेशन। जो भी एजुकेशन वहाँ पर थी, जो भी वहाँ की एजुकेशन थी, भारतीय एजुकेशन की बात नहीं हो रही है या भारतीय शिक्षा की बात नहीं हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, वेस्टर्न एजुकेशन की बात हो रही है। उसको स्प्रेड करने के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो किसके 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में केंद्रीकरण का जो ये फाइनल स्टेप था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था, मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। अभी तक जब हम गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, अब क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे भारत का, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उन्हीं को सारे सिविल राइट्स और साथ साथ मिलिट्री पावर्स जो थी सब उनको दे दी गई। और पहले ऐसे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड बेंटिक थे। किस एक्ट के थ्रू वो बने थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। This act created for the first time government of India having authority over entire territorial area possessed by British in India। इसमें क्या किया गया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको पूरे जितने भी टेरिटोरियल एरिया था ब्रिटिश इंडिया का, उसकी सारे का कंट्रोल किसे दे दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के दोनों गवर्नर थे, उनकी सारी क्या ले ली गई, लेजिस्लेटिव पावर्स ले ली गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव राइट्स लेजिस्लेटिव फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। पूरे ब्रिटिश इंडिया। व्हाट इज ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया होता है कि जो भी एरिया या टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल की हुई थी या उनके अंडर आती थी उसे हम ब्रिटिश इंडिया कह देते हैं। तो उस गवर्नर जनरल को सारे उस एरिया के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स जो थे, लेजिस्लेटिव राइट्स होते, वो किसे दे दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। मतलब कि वो किसे दे दिए गए, लॉर्ड बेंटिक को। ठीक है, नाउ under previous acts called regulations but laws made under this act called acts। अब तक जो भी previous जितने भी laws बनाए गए थे, अभी हमने बहुत सारे acts पढ़े हैं, ठीक है, उन सारे acts में जो laws बनाए गए थे उन्हें हम regulations कहते थे, लेकिन जो भी laws इस act के अंदर बनाए गए उन्हें हमने क्या नाम दिया, acts। तो ये थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। Ended activities of East India Company as a commercial body, now it became purely administrative body। सारी एक्टिविटीज जो थी अभी तक वो कैसे काम कर रही थी, सिर्फ ट्रेड के बेसिस पे काम कर रही थी, कमर्शियल बॉडी थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई और अब उसे प्योरली क्या बना दिया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि अब वो शासन के अकॉर्डिंगली, यानी कि शासन के लिए यूज़ किया जाने लगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसको बना दिया गया। लॉज वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। प्रोवाइडेड कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हेयर्स एंड सक्सेसर्स। ठीक है, कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी उनको कौन कंट्रोल करेगा इंडायरेक्टली, मैजेस्टी। मैजेस्टी कौन था, ब्रिटिश मोनार्क या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो। दिस एक्ट
attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated Indians should not be exempted or debarred from holding any place, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। इस एक्ट ने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की, क्या किया कि ओपन कंपटीशन रखा, जो अब हम करते हैं सिविल सर्वेंट बनते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, ऐसा ही इस एक्ट ने एक कंपटीशन खोला, एक सिस्टम तैयार किया जिसके अंदर ओपनली सिलेक्शन किया जा सकता था किसका, सिविल सर्वेंट्स का, और बोला कि इंडियंस को भी इस राइट से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। इंडियन शुड नॉट बी एग्जाम्प्टेड और डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी। लेकिन ये जो प्रोविजन था ये मना कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि किसके थ्रू अपोजिशन हुआ था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ये हमने पढ़ा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने मना कर दिया, इनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, इसलिए इस प्रोविजन को इसी एक्ट में ख़त्म कर दिया गया या इसे लागू नहीं किया गया। The last act which was passed during company rule was Charter Act of 1853. ठीक है, it was the last of the series of charter acts passed by British Parliament between 1793 and 1853. ठीक है, features of this act, इस act के features क्या क्या थे? Separated for the first time legislative and executive functions of Governor General's Council. गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग किया गया और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को उन्होंने अलग कर दिया गया। Provided for addition of 6 members called legislative councillors to council. क्या किया गया कि काउंसिल के अंदर 6 और न्यू मेंबर्स को ऐड किया जाना चाहिए जिन्हें हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट। मैंने आप अभी बताया था ऊपर कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को उन्होंने अलग कर दिया। अब जो लेजिस्लेटिव विंग था काउंसिल का वो कैसे फंक्शन कर रहा था? एज अ मिनी पार्लियामेंट, अडॉप्टिंग सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीजर था सेम उसी के अकॉर्डिंगली कौन वर्क कर रहा था? लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल। ठीक है, established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as Indian या Central Legislative Council। ठीक है, एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसका क्या नाम रखा गया? इंडियंस या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Legislation for the first time was treated as a special function of government, required special money, machinery and special process। पहली बार लेजिस्लेशन को एक स्पेशल फंक्शन के रूप में ट्रीट किया गया, उसके लिए एक अलग तौर तरीके बनाए गए, मशीनरी बनाई गई, प्रोसीजर एक तैयार किया गया कि स्पेशल प्रोसेस के थ्रू उसको अडॉप्ट किया गया। Introduced an open competition on system of selection and recruitment of civil servant, convened civil service thrown open to Indians also। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि वो पिछले प्रीवियस एक्ट में भी उसको पास किया गया था, लेकिन अपोजिशन की वजह से उसे वहीं पे बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर फिर एक ओपन कंपटीशन खोला गया, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, कन्वेटेड सिविल सर्विसेज थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। इसमें भी इंडियंस को इंक्लूड किया गया। This act extended company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for British monarch crown, specify any particular period unlike previous charters। इसने कंपनी के रूल को और एक्सटेंड कर दिया गया, उसे और बढ़ा दिया गया, उसका काल और बढ़ा दिया गया, एंड अलाउ इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज। जो भी इंडियन टेरिटरीज थी उसको वो रख सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश मोनार्क, नॉट ब्रिटिश मोनार्क बट ब्रिटिश क्राउन। इसी स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक प्रीवियस चार्टर्स। मकौले कमेटी, ठीक है, ये जो कमेटी थी ये किसके लिए बनाई गई थी? फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसके लिए बनाई गई थी और इसे कब अपॉइंट किया गया था? कब किसके लिए बनाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। दूसरा अपॉइंट किया गया था इसे 1854 में। मीन्स कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी। यहाँ पर जब हम पीछे पढ़ते थे कि 20 साल के लिए उसका टेन्योर इंक्रीज कर दिया गया है, उसकी मोनोपोली बढ़ा दी गई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इधर इसको मेंशन नहीं किया गया था, इसका टाइम नहीं, पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया था। मतलब कि कंपनी का रूल कभी भी हम ख़त्म कर सकती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी उसे ख़त्म कर सकती है, जब वो चाहे किसी भी वक्त उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल। देखो, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की गई इंडियंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को इंक्लूड करके ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, एंड 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। 6 मेंबर्स किसके थ्रू किए गए थे? ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, और 4 मेंबर्स किसके थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। कौन कौन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा।
As I have told you that this was the last act ऑफ कंपनीज रूल। तो आज हमने अपने कंपनी रूल के जितने भी एक्ट्स थे उनको पूरा कवर कर लिया है, डिटेल में पढ़ा है, उसका कोई भी फीचर हमने नहीं छोड़ा है। कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम क्राउन रूल के दौरान जितने भी एक्ट्स पास किए गए थे उन सबको हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उनको कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो।